वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी 2011 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और इससे पहले आपको हम बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे यूपीटीजीटी के सॉल्यूशन 2021, 2016, 2013, 2011 के अगर सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इनकी ईयर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको मिलेगी इस क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। चलिएगा शुरुआत करेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक द्विघात समीकरण दिया गया है का कोई वास्तविक मूल नहीं रखता। अब देखिए, आपको बता दें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर निकाला जाता है। अगर विविक्त कर ग्रेटर देन 0 है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, रूट्स क्या होते हैं यहाँ पे, रियल होते हैं। लेकिन अगर d इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तब भी रूल क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। लेकिन लेस देन 0 की कंडीशन में मूल जो होते हैं हमारे वास्तविक नहीं होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम d इज लेस देन 0। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, और क्वेश्चन में त्रुटि थी, यहाँ पे ए बी और सी डी दे रखा था, लेकिन जबकि ए सी और बी डी होना चाहिए था। चलिएगा देखेंगे, बी स्क्वायर इस वाले पार्ट का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ये हो जाएगा 2 और ये दिया गया है ए सी प्लस बी डी है ना, इसका स्क्वायर। तो हम इसे स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं ना, माइनस का हो जाएगा 4a, ये दिया गया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सी कितना दिया गया है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कितना है, ये है लेस देन 0। चलिएगा इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 आएगा, देखो 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी आएगा, पूरे से कॉमन लेके उधर छोड़ दीजिए, 4 को आप उधर छोड़ दीजिए। तो 4 को हम छोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस, अब ए स्क्वायर का गुणा करना है सी स्क्वायर के साथ, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन 0। अब देखिएगा यहाँ पे काट देंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कट जाएगा, प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे कौन कट जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास बचा क्या, 2abcd। एक काम करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 2abcd, और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। जब भी हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये बन गया ए डी माइनस का बी सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डी माइनस का बी सी ग्रेटर देन 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो, यानी कि अब देखो यहाँ पे ए डी बराबर बी सी नहीं हो सकता, ए बी बराबर सी डी भी नहीं हो सकता, पता नहीं उसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहा ये है ना, ए सी बराबर बी डी भी नहीं हो सकता, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहा। लेकिन वो कह रहा है कि ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, मतलब कि ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, ए डी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आसान क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे करते हैं शुरुआत। अब देखिए आपको हम बता दें कि अगर लिखा हो क्या, लॉग है ना, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एम है ना, ये लॉगरिथम फॉर्म है। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये होता है ए की पावर m बराबर b। तो इसे भी आप चेंज कर दीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, घातांक रूप में, तो कितना हो जाएगा, a देखो a का वैल्यू ये है, m का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये वाला है ना। तो a की पावर m कितना हो जाएगा, 10 की पावर में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45, 10 100 हो जाएगा, 45 घटेगा 55 हो जाएगा, प्लस का 55 रहेगा, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और ये माइनस का 55 इक्वल टू 0। अब देखिए कैलकुलेट करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 55। तो माइनस के लेंगे कितना, 11x और प्लस के कितने लेंगे, 5x माइनस के 55 इक्वल टू 0। अब देखो 11 और 5 है, यहाँ पे 11 जो आएगा वो किसका आ जाएगा हमारा,
ये 11 माइनस का दिया गया है तो ये आ जाएगा प्लस का बन जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे इसे, और ये माइनस का 5 दिया गया है, ये 5 माइनस का बन जाएगा। 11 और 5 इसके रूट हो जाएंगे। कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 11 और माइनस का 5। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 प्रश्न कह रहा है हमसे कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम में है एक अपसारी उप अनुक्रम, एक अभिसारी, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन, प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, दूसरा दिया गया है अ डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, तीसरा दिया गया अ डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, है ना। उसके बाद चौथा क्या है हमारा? नन, है ना। तो आपको बता दें ये क्या होता है? प्रत्येक एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस क्या होता है? वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है ना, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। यानी कि ये हो जाएगा कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक अभिसारी उप अनुक्रम, एक अभिसारी उप अनुक्रम, है ना। चलेगा, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि यदि ऐसे दिया गया, ये n की पावर p है ना, ये n की पावर में p है, कह रहा है अपसारी है यानी कि डाइवर्जेंट है यदि, तो आपको बता दें कंपैरिजन टेस्ट यानी कि जिसे p टेस्ट कहते हैं, है ना, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, या इसे ही बोलते हैं हम लोग p टेस्ट के नाम से जानते हैं, p टेस्ट, है ना। वो क्या होता है? अगर दिया गया un इजक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर p, है ना, ये दिया गया है, तो हमें क्या निकालना होता है? हम तुरंत निकालते हैं क्या? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, un/vn। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए? कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, है ना, क्या आ जाए? कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, है ना, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए तो क्या होता है? अगर हमारे पास p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, इस पे क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, है ना, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर p क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? डाइवर्जेंट होता है ना, क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। इस कंडीशन में क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। तो हमसे कह रहा है कि ये डाइवर्जेंट होगा, है ना, ये डाइवर्जेंट है कह रहा है, तो क्या होगा? p लेस देन इक्वल टू क्या होगा? c होगा, p लेस देन इक्वल टू क्या होगा? c होगा। चलिएगा, आगे चलेंगे 55 में तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि एक un दी गई कि अभिसारी होने की आवश्यक शर्त क्या है। तो अभिसारी होने की क्या होती है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un जो हो क्या हो? अगर 0 है ना, तो क्या होगा? ये क्या होगी हमारी? ये होगी अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट होने की आवश्यक शर्त होती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेगा 56 देखेंगे। 56 में कह रहा है एक समतल के एक बिंदु पे 3 बल लगे हुए हैं ना, संतुलन की स्थिति में है तीनों, तो तीनों बल संतुलन की स्थिति में है, तो लामी का प्रमेय आपको याद आना चाहिए तुरंत, है ना। 3 बल लगे हैं किसी समतल में और तीनों बल जो हैं वो कैसे हैं? संतुलन की स्थिति में है। ये लो, तीनों बलों को हमने संतुलन की स्थिति में लगा दिया। ये है P और ये है Q और ये है R, है ना। और P और Q के मध्य में 150 का कोण बन रहा है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है 150 डिग्री का, और Q और R के बीच में बन रहा है हमारे पास 120 डिग्री का। P और R नहीं दिया गया है, मिला के कितना हो जाएगा? 270, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, है ना, बन जाएगा। तो लामी का प्रमेय क्या होता है? लामी का प्रमेय ये कहता है कि क्या होगा? वो बल और उनके बीच में जो कोण बन रहा है ना, कोई बल और उसके सामने जो बचे हुए शेष 2 बल हैं उनके बीच का जो कोण की जा है उनका अनुपात बराबर होता है। तो देखो P के सामने क्या है? साइन 120 है, तो साइन 120 अनुपाते, है ना, Q के सामने देखो कौन सा कोण बन रहा है? Q के सामने कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो साइन 90 अनुपाते R, ये कितना बन रहा है भाई? साइन 120 नहीं सॉरी 150, कितना? 150, साइन 150 150 डिग्री। चलेगा, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि P अनुपाते Q अनुपाते R इक्वल टू है साइन 120, साइन 120 90 प्लस C 30, है ना, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई cos 30 अनुपाते साइन 90 का मान तो 1 होता है
और यहाँ पे कितना है साइन 150, साइन 150 को आप लिख दीजिए 180 माइनस 3, 180 माइनस 30 तो साइन 30 हो जाएगा, है ना, साइन 30 वैल्यू सारी रख दीजिए। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 अनुपाते 1 अनुपाते साइन 30 का वैल्यू 1/2। कैलकुलेट कर लीजिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर बस, √3 है ना, √3 अनुपाते 2 अनुपाते 1 है ना, √3 2 अनुपाते 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा इसके बाद आगे चलेंगे। 57 कह रहा है 2 समान बलों का परिणामी उनमें से किसी एक के बराबर है ना। अच्छा 2 समान बल हैं, पहले तो देखो 2 समान बल हैं, है ना, उनका परिणामी की बात, पहले तो 2 समान बल है ना, वो P है, अगला बल भी P है, दोनों क्या है, समान हैं। अब देखो इनमें से मान लो कि ये हैं हमारे पास दोनों बल लगे हुए, ये एक बल P है, ये B है, करा उनमें से एक के बराबर, मतलब सभी P है ना, सभी P हैं, ठीक है। तो क्या होता है परिणामी का स्क्वायर, है ना, यही तो पढ़ा आपने, R² बराबर क्या होता है P² + Q² प्लस 2PQ cos थीटा। अब देखो कह रहा है कि 2 समान बलों का परिणामी, 2 समान बल हैं, परिणामी उनमें से किसी एक के बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गए, है ना, परिणामी भी एक के बराबर है भाई। अगर मान लो कि ये RP के बराबर है तो P तो सभी हैं, है ना, मतलब सभी बराबर हो गए, मतलब सब जगह पे हमें क्या रख देना, P² रख देना, P² बराबर P² + P², देखो यहाँ पे P और P है ना, रखेंगे P² आ जाएगा प्लस 2P² cos थीटा। इस P² से ये P² काट दीजिए, फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का P² = 2P² cos थीटा, P² से P² काट दीजिए, ये आ जाएगा अब cos थीटा = माइनस का 1/2, यानी कि ये आ जाएगा cos थीटा = cos 120 अंश का जो मान होता है वो माइनस का 1/2 होता, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, यानी कि कितने का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, दोनों बलों के बीच में कितने का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। चलिएगा आगे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज ABC में भुजाओं BC, CA और AB के सापेक्ष लगे बलों का परिणामी त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अब देखो अगर परिवृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, ये है ना, ये रिजल्ट आपके सामने दिया गया है। जब भी परिवृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, कहाँ से, परिवृत्त यानी कि सर्कल के केंद्र से होकर गुजरेगा, परिवृत्त के केंद्र से होकर अगर गुजरता है तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर कहे लंब केंद्र से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, लंब केंद्र से होकर गुजरता है ना, लंब केंद्र से होकर गुजरता है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। परिवृत्त के केंद्र से गुजरेगा तो क्या होगा, P cos A + Q cos B प्लस और cos C = 0, और अगर लंब केंद्र से जाएगा तो P sec A + Q sec B प्लस R sec C = 0, यहाँ से होके जाएगा। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पे परिवृत्त के केंद्र से कह रहा है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा B, है ना, परिवृत्त वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है समान पदार्थ के बने क्रमशः इतने और इतने त्रिज्या के 2 एक समान गोलों को एक साथ जोड़ के रख दिया गया है ना। देखते हैं यहाँ पे 2 गोले हैं हमारे पास, एक गोला ये है ना, 2 गोले दिए गए हैं, दोनों को जोड़ के रखा गया है। मान लेते हैं बड़ा गोला है, ये 6 सेंटीमीटर है ना, और एक छोटा गोला है एक, है ना, देखते हैं छोटा गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक छोटा गोला है, इन दोनों को जोड़ के रखा गया है ना। मान लेते हैं कि ये दोनों जोड़ के दोनों को जोड़ के रखा गया है, ठीक है, दोनों को जोड़ के रखते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये G1 है और ये हमारा है G2, यहाँ पे मान लेना, यहाँ पे है ना, ये है G2। अच्छा बीच में दोनों जहाँ स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को उसे हम A ले लेते हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है पूरे निकाय का गुरुत्व केंद्र, देखो ये वाली पूरी कितनी है, AG1 कितनी है, 6 है ना, ये बड़े वाले की कितनी है त्रिज्या, ये 6 दी गई है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 3 दी गई है। अच्छा इसके बाद देखिएगा अब प्रश्न क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं कि बड़े गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर होगा। हम मान ले रहे हैं कि इसका गुरुत्वीय केंद्र जो होगा इतनी दूरी पे होगा ना, बड़े गोले का केंद्र ये है, इससे G दूरी पर होगा। चलिएगा अब पहले तो हम बड़े गोले का भार निकाल दो, बड़े गोले का भार निकालो, बड़े
गोले का भार। तो देखो आयतन और गुणे भार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। भार हम W मान के चल रहे हैं क्योंकि समान पदार्थ का बना हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये 4/3 पाई R क्यूब गुणे W मान के चल रहे हैं। भार कितना है W है, ठीक है। 4/3 पाई R क्यूब कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा हमारे पास 6 का क्यूब, है ना। और ये हो जाएगा W। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे आएगा ये 288 पाई W, 288 पाई W। और छोटा गोला इसी तरह छोटे गोले का कैलकुलेट करेंगे तो छोटा गोला जो आएगा, छोटे गोले का आयतन आ जाएगा, छोटे गोले का आयतन का भार जो आएगा, भार आएगा उसको भी W लेंगे, समान है ना। वो आ जाएगा हमारे पास आएगा 36, कितना आ जाएगा 36 पाई W। अब देखिएगा AG, सबसे पहले तो हम AG निकालते हैं। AG ये से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है हमें, AG है ना। गुरुत्व केंद्र से जहाँ तक स्पर्श कर रहा है वहाँ तक की दूरी निकालो। तो AG इज इक्वल टू होता है बड़े गोले का भार, है ना। बड़े गोले का भार कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा दिया गया 288 पाई W गुणे कितना हो जाएगा AG1, यानी कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले गोले की त्रिज्या 6 है, माइनस कर देंगे कितना, छोटे गोले का भार कितना दिया गया 36 पाई W इंटू इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3 डिवाइडेड बाई है ना। AG निकाल रहे हैं हम, AG निकाल रहे हैं, बड़े गोले का भार प्लस छोटे गोले का भार। तो बड़ा गोला कितना है 288 पाई W प्लस 36 पाई W। कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एक काम करेंगे, ऊपर से हम लोग कॉमन ले लेंगे, कितना 6 पाई W कॉमन ले लो। ऊपर से 6 पाई W कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा 288 माइनस यहाँ से 6 निकल जाएगा, 36 का बचेगा कितना 18 डिवाइडेड बाई, नीचे से भी सेम आप कॉमन ले लो 6 पाई W कॉमन, तो 288 से निकल के जाएगा 6 पाई W, तो यहाँ बचेगा 48 और यहाँ बचेगा 6, है ना। 48 6, तो ये दोनों कट जाएंगे। 288 में आप 18 घटा दीजिएगा, बचेगा 270, कितना बचेगा 270, और नीचे कितना हो जाएगा 54, है ना। कितना हो जाएगा 54, काट दीजिएगा इसे, 27 दूनी 54 हो जाएगा, और ये 10, ये नीचे 2, 2 पंचे 10। AG कितना आ जाएगी भाई, AG आ जाएगी 5। अच्छा AG आ गई 5, AG कितनी आ गई 5। तो अब देखिए फिगर देखते हैं, AG आ गई 5, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, GG1 निकालनी है। क्या निकालनी है, GG1, है ना भाई। बड़े गोले के केंद्र से गुरुत्व केंद्र की दूरी निकालनी है, तो G1G कह दो या GG1 कह दो, तो कितना हो जाएगी, टोटल AG1 में से AG घटा दो, है ना। AG1 में माइनस कर दीजिए आप, है ना, AG1 कितनी है 6, ये कितनी आ गई है 5, कितनी आ गई 1, है ना। कितनी आ गई 1, यानी कि GG1 यानी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा ये। चलेगा, आगे चलेंगे। अब देखिए मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा, एकदम आराम से इसको करिए, आप कैलकुलेट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहाँ पे जब भी कभी GP टाइप वो बन रहा है, GP टाइप अंतर समान रहे, देखो यहाँ से 11 12 13, है ना। फिर इधर भी देखो 11 12 13, 11 12 13, यानी सब में डिफरेंस जो है सेम है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। इसका मान क्या होगा, 0 होगा। कोई भी आप सीरीज ले लीजिएगा, कोई भी डिटरमिनेंट ले लीजिएगा जिसके शारीरिक, देखो अगर हमारे पास ये क्या कहते हैं इसे, मीन्स रो के एलिमेंट क्या है, GP में है ना सभी, या कॉलम के एलिमेंट GP में है, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, कुछ करने नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 60 में सही हो जाएगा। 61 कह रहा है कि 2 जगह दी गई हैं, कह रहा ठीक है। अच्छा कह रहा है 2 बिंदु A और B को क्रमशः 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है। ठीक है, 2 बिंदु हैं हमारे पास, एक को 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, एक को 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया 5 मीटर, और एक को मान लेते हैं कि 20 मीटर से ऊंचाई से छोड़ा गया। ठीक है, तो कह रहा है कितना समय लगेगा। देखिए जब भी रहा होगा तो प्रारंभिक वेग जो रहा होगा इस कंडीशन में, इस टाइम पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अच्छा इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि पहले A वाला है, 5 वाला है पहले, तो 5 वाले को जो टाइम लगा होगा T1 लगा होगा। कितना लगा होगा T1, और इसको लगा होगा T2, है ना। T1 लगा होगा, उसको T2 लगा होगा। अच्छा H बराबर क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, H बराबर क्या होता है भाई,
h बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जीरो हो जाएगा है ना, u वाला पार्ट जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर है ना। अब देखो पहले वाले के लिए लेंगे तो 5 मीटर की हाइट कवर कर रहा है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर है ना, टी वन स्क्वायर। और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, 20 मीटर की कर रहा है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ जी टी टू स्क्वायर है ना, हाफ जी टी टू स्क्वायर। अब देखिए दोनों को दे दो भाग, दोनों को दे दो भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये 1/2 जी से 1/2 जी खत्म, और ये हो जाएगा जी1 स्क्वायर बटे में जी2 स्क्वायर है ना, वर्गमूल ले लो तो कितना आ जाएगा, T1 T2 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:2, यानी कि दोनों के समयों में अनुपात कितना होगा, 1:2 का अनुपात होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 62 देखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है जो कि F तोरण से है ना, कहां से, F तोरण से ऊपर की ओर जा रही है। व्यक्ति भारी महसूस करेगा, कितना, वास्तविक भार का F प्लस जी गुना, या वास्तविक भार का F माइनस जी गुना, या वास्तविक भार का F जी गुना, या वास्तविक भार का F बटा जी गुना। देखते हैं, देखिए आदमी द्वारा जो अनुभव किया गया अतिरिक्त भार होगा है ना, किसके द्वारा, आदमी द्वारा, आदमी द्वारा अनुभव किया गया अतिरिक्त भार द्वारा अनुभव किया गया अतिरिक्त भार, वो कितना हो जाएगा, ये होता है R माइनस एम जी बराबर हो जाएगा MF है ना, MF हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R माइनस एम जी बराबर कितना हो जाएगा, MF हो जाएगा। और आदमी का वास्तविक भार कितना होगा, आदमी का वास्तविक भार बराबर हो जाएगा, आदमी का कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। अच्छा तो अब देखो क्या करो, हमें दोनों को भाग दे दीजिए है ना, दोनों को भाग दे दीजिए, कितना गुना होगा पता चल जाएगा। तो ये कितना mf है और ये कितना है mg है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, f अपान जी है ना, कितना हो जाएगा, f अपान जी, यानी कि वास्तविक भार का कितना गुना हो जाएगा, f अपान जी गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। कह रहा एक कोण को 36 से 45 अंश का कोण बनाते हुए है ना, एक पिंड जो भी रहा होगा 45 अंश कोण बनाते हुए फेंका गया तो गति से प्रक्षेपित किया गया तो दिशा में समकोणिक दिशा में कितने समय बाद होगा, कितने समय बाद वो 90 अंश का कोण बनाएगा है ना। देखिएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा t इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा अपान जी है ना, 2 इंटू यू कितना दिया गया, ये दिया गया 49√2 साइन थीटा साइन 45 है ना, साइन 45 अपान जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है ना। चलिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 है ना, और ये √2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 है ना, और ये आ जाएगा 9.8 है ना, दशमलव हटा दो 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे 98 हो जाएगा, 98 से 98 को काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिएगा, कह रहा एक कण विराम से चलता है ना, विराम से चलता है तो समझ जाओ तुरंत कि बात हो रही है u इक्वल टू 0। अगर एक कण विराम से चलता है तो u का मान क्या होगा, यहाँ पे u का मान हो जाएगा 0। तो कह रहा mवें सेकेंड तथा tवें सेकेंड में गतिज ऊर्जाओं में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी। देखो जब कण विराम से चलेगा तो u का मान 0 हो गया है ना, mवें सेकेंड में गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, mवें सेकेंड में mवें सेकेंड में गतिज ऊर्जा में वृद्धि। देखिए क्या बात कर रहा है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि की बात कर रहा है ना, ऊर्जा में वृद्धि, तो ये जो वृद्धि होगी ये वृद्धि होती है इक्वल होगी किए गए कार्य के, किसके, किए गए कार्य के बराबर होगी है ना। वो गतिज ऊर्जा की बात नहीं कर रहा, गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी है ना, किए गए कार्य के इक्वल हो जाएगी। तो किया गया कार्य कितना होगा, कार्य बराबर क्या होता है f इंटू डी,
और f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है m इंटू जी। हम देखो m यहाँ पे टाइम के लिए यूज हुआ है इसलिए हम कैपिटल M यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू जी, ये हो गया f हो गया हमारा। और d क्या होगी, डिस्टेंस, कितनी mवे सेकेंड में ना, sm mवे सेकेंड में चली गई दूरी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, है ना, mg इंटू, इसके लिए mवे सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है u प्लस a/2 इंटू 2m-1, है ना, ये होता है, ये होता है mवे सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, mg, u तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2 इंटू 2m-1, है ना। अब इसी में सेम जब हमसे वो क्या कह रहा है, m+1वें, है ना, m+1वें सेकेंड में गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर वो कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान वही रहेगा, ये भी वही रहेगा और ये भी वही रहेगा, बस m की जगह पे हमें क्या रखना है, m+1। तो जब भी आप यहाँ पे m+1 रखोगे तो हो जाएगा 2m+2, तो 2m+2, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास क्या, 2m+1, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में से मान लेते हैं कि ये हमारा km है और ये है km+1, है ना, km+1। अब हमें निकालना है दोनों में अनुपात, क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों में अनुपात, तो km अनुपात आप निकाल दो km+1, दोनों में अनुपात निकालोगे तो देखो जब भी दोनों में आप अनुपात निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से अनुपात इधर का ये आ जाएगा, अनुपात काटते हैं भाई इसे, तो mg तो mg कट जाएगा, a/2 से a/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 2m-1 और यहाँ पे बचेगा 2m+1, है ना, 2m+1। ये होती है हमारी sm, क्या होती है, mवे सेकेंड में चली गई दूरी, u प्लस a/2, है ना, 2m-1 हो गई। अरे हम st पढ़ते थे ना, u प्लस a/2 2t-1, तो वो हो गई, बस किया गया कार्य हो जाएगा। f इंटू डी होता है यहाँ पे, देखो ये होता है f और ये होता है इंटू डी, तो d तो अपने पास है sm, f क्या हो जाएगा भाई, वो m इंटू जी के बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा हमारा। तो हमने कैपिटल M ले लिया क्योंकि स्मॉल m यहाँ पे टाइम के लिए यूज हुआ था। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलेगा नेक्स्ट 65 देखेंगे। 65 में कह रहा है यदि a और b इकाई सदिश हों तो, है ना, इनके बीच का कोण क्या होगा। देखिएगा अगर ये इकाई सदिश हैं तो यहाँ पे जो मॉडुलस a होगा और मॉडुलस b होगा, दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, है ना, दोनों क्या होंगे, 1 होंगे। देखिएगा अब यहाँ पे इसे करना है हमें, तो हमें क्या करना होता है, मॉडुलस दिया गया है a-b/2, है ना, a-b/2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बाद में रूट ले लेंगे, है ना। तो चाहो तो रूट भी ले लो साथ में ही, लो रूट भी ले लिया हमने, है ना। तो यहाँ से देखो 1/2 बाहर निकाल लें क्या, है ना, चाहो तो यही निकाल लो, 1/4 यहीं बाहर निकाल लो, 1/4 हमने निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर b का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b cos थीटा, है ना। अच्छा 1/4 को भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये 1/4 हो गया और अंदर रखेंगे 1, इसका 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएंगे, 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2 लेंगे कॉमन तो 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मॉडुलस ये भी हो जाता है, ये भी मॉडुलस ही होता है, ये भी cos थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, है ना। अब काट दीजिए, 2 × 2 = 4, कितना आ गया, रूट में आ गया, इधर आ गया 1/2 और इसका 1 तोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, है ना, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, रूट के बाहर निकल के आएगा sin थीटा/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलेगा यहाँ पे 66 देखिएगा, कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, है ना। ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिला के कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 12 दिन में, और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में, सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 20 दिनों में। अब हमें तीनों की मिला के यूनिट निकाल लेना है, तो ये कितनी यूनिट बन जाएंगी भाई, एलसीएम लेंगे 60 यूनिट बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, ये 60 यूनिट बन जाएंगी। तो अब इनकी इफिशियंसी क्षमता निकाल दो, 12 दिन में करते हैं, 12 × 5 = 60, 5 इफिशियंसी इनकी हो गई, 15 × 4 = 60, 4 इनकी होगी, 20 × 3 = 60 इनकी हो गई। यानी कि अगर तीनों एक साथ करें ना, देखो 2 ×
ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ऐड करो 5 4 9 3 12, टोटल एफिशिएंसी कितनी, टोटल क्षमता कितनी आ रही 12, 2 से काट दो 6 आ गई, है ना। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 6। प्रश्न कह रहा है ए अकेला, मतलब कि बी प्लस सी वाली इफिशियंसी को हटा दें यहाँ से, तो भाई ए अकेला आ जाएगा, ए अकेला, ए अकेला, यानी कि ए अकेले की जो एफिशिएंसी निकालना है हमें कितनी हो जाएगी ए माइनस 4, बी प्लस सी वाली घटा दो, भाई बी और सी की इफिशियंसी कितनी है 4 है दोनों की मिला के, तो 4 घटा दो, तो ए अकेले कितनी हो गई 2 हो गई क्षमता। अब क्या निकालना है हमें, समय निकालना है। समय निकालना होता तो टोटल यूनिट बटे क्षमता से भाग दे देते हैं ना, कितने दिन लगेंगे पता चल जाएगा ना। समय, टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास, टोटल यूनिट दी गई है 60 और क्षमता कितनी है 2, काट दीजिए तो 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 दिन, है ना, सभी डे में दिए गए ना, तो 30 दिन आ जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 67 ना, 67 में कह रहा है कि पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल, है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये है 50 प्लस, और 50 किलोमीटर यहाँ चल रहा है, 40 किलोमीटर यहाँ चल रहा है, 90 किलोमीटर यहाँ चल रहा है, 50 प्लस 40 प्लस 90 बटे कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना हो जाएगा, देखो 50 किलोमीटर को चलने में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50, मतलब कि दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा 50 बटे 2, यानी कि 2 ये लग जाएगा, 2 टाइम इसको लग जाएगा, है ना, 2 घंटे का टाइम यहाँ लगेगा, और कितना है ये 40 है, 40 बटा 20 कितना आ जाएगा 2 घंटे का यहाँ लग गया, प्लस और ये कितना भाई, ये है 90 बटा 15, 15 छक्का 90, 6 घंटे का यहाँ लग जाएगा। ऊपर सबको ऐड करेंगे 180 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, काट दीजिएगा कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल है उनकी, कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है उनकी औसत चाल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा आगे, कह रहा है यदि एक धन वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना कब होगा। देखो पहले तो x होगा, फिर 15 साल बाद 2x होगा, फिर इसका 2 गुना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और फिर अगली बार 8x हो जाएगा। तो कितना टाइम इंटरवल लगा, 15 साल यहाँ लगे, 15 साल यहाँ लगे, 15 साल यहाँ लगे, तो 15 प्लस 15 बराबर 45 साल, कितना लग गया 45 साल लग गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है 69 में कि लॉग दिया गया है, हमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है नहीं, बस हम जानते हैं ना, एक बात तो हम जानते ही है ना, लॉग बी बेस ए होता है, इसे हम लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग ए, है ना, लॉग बी बाई ए। इसे करिएगा, देखिएगा यहाँ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 बटे log 3 गुड़े, ऊपर ये कितना हो जाएगा log 5 बटे log 4 गुड़े, ये कितना हो जाएगा log 6 और ये log 5 गुड़े log 7 और ये हो जाएगा log 6 गुड़े कितना हो जाएगा, ये log 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 7 गुड़े, ये इसी तरह हो जाएगा log 9 और ये हो जाएगा log 8। अब देखते हैं जो काट रहा कट रहा है काट दो, जो बच रहा है उसे बचा लो। log 4 से ये कट जाएगा, log 5 से ये कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से log 7 कट जाएगा, log 8 से log 8 कट जाएगा। ऊपर कितना बचा log 9, log 9 को आप लिख दीजिए log 3 की पावर 2, नीचे कितना बचा हमारा log 3। अब आपको पता है कि log m की पावर n क्या होता है, n log m, है ना, n log m, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 3 बटा log 3। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 70 देखिएगा, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में कह रहा है में हल होंगे। अब देखिएगा आपको पता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में देखो हमारे पास अगर दिया गया होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इस केस में क्या होता है
कि दोनों इक्वेशंस का केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, केवल एक सॉल्यूशन होता है ना, केवल एक अद्वितीय सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर हमारे पास दिया हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है, कोई नहीं, है ना। इस सिचुएशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। लेकिन अगर a1/a2 बराबर में आ जाए b1/b2 इक्वल टू आ जाए c1/c2, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अनंतः अनेक हल होते हैं ना, अनेक हल, है ना, मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये है a1 और ये है b1 और ये है हमारा c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c2। तो देखो a1/a2 निकालो, 3/12 बराबर, है ना, देख लेते हैं 3/12 a1/a2 क्या आ रहा है, a1/a1/a2 इक्वल टू, है ना, 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसी तरह से आप b1/b2 निकाल लो, b1/b2 निकालेंगे तो माइनस का 4 बटे में माइनस का 16, ये भी 1/4 आ जाएगा। इसी तरह आप निकालिए c1/c2, तो ये 5/20 यानी कि ये भी आ जाएगा 1/4। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है ना। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि हमारे पास अनंतः अनेक हल होंगे, है ना, दो से ज़्यादा उभयनिष्ठ हल होंगे, है ना, दो से ज़्यादा उभयनिष्ठ हल होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 के पास चलेंगे। 71 में कह रहा है कि 53 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B से 7 रुपये ज़्यादा, B को C से 8 रुपये ज़्यादा प्राप्त हों, है ना। देखते हैं भाई, टोटल हमारे पास 53 रुपये हैं। ये है मिस्टर A, ये है मिस्टर B, मिस्टर C, है ना। क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं कि C को मिल रहे हैं X, तो कह रहा है B को C से 8 रुपये ज़्यादा, तो ये लो 8 रुपये ज़्यादा। फिर क्या कह रहा है, A को B से 7 रुपये ज़्यादा, यानी कि B के पास कितने हैं, X + 8 हैं, तो 7 रुपये इनको और दे दो, यानी कि A वाला पार्ट कितना हो गया, X + 15 और इनका कितना हो गया, X + 8 और इनका कितना हो गया, X, है ना। अब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तीनों को जोड़ेंगे 53 के बराबर होगा, है ना। A का पार्ट ये, है ना, प्लस X + 8, B का पार्ट प्लस X बराबर किसके होगा, 53, 15 8 हो जाएंगे 23, 3X + 23 बराबर कितना हो जाएगा, 53, 3X बराबर कितना हो जाएगा भाई, इधर आ जाके घटा दोगे तो 30 आ जाएगा। X बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, X 10 आ जाएगा, मतलब A का पार्ट कितना हो गया है, अब A का पार्ट कितना हो गया, देखते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और इनका कितना हो जाएगा भाई 18 और इनका कितना हो जाएगा 10, यानी कि 25:10:18। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ABC का अनुपात, उनके हिस्सों में अनुपात आ गया। ये देखिएगा 72 में कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया गया कि मूल अगर ये दिए गए हैं तो समीकरण के मूल होंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पे पहले वाले समीकरण के मूल दिए गए हैं, तो मूलों का योगफल निकालो, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b/a होता है तो माइनस का p आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ से p बराबर आ गया -3। मूलों का गुणनफल 1 × 2 बराबर आ जाएगा q/a, है ना, वही माइनस का c/a होता है, तो यानी कि q आ जाएगा हमारा 2, कितना आ गया 2। अब इस इक्वेशन में आ जाओ, कितना हो जाएगा कि q को वैल्यू रखो, q का वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा 2q² माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे और प्लस का 1 = 0। गुणनखंड कर लेंगे इसके, 2x² प्लस का कितना हो जाएगा भाई, जैसे ही फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस का x + 1 = 0। अब देखिएगा दोनों माइनस के आ जाएंगे, है ना, एक क्या आ जाएगा हमारे पास, कर लीजिएगा x -1 आ जाएगा और ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, कैलकुलेट करिएगा यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे 72 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 73 देखेंगे, कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र का केंद्र ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा अंतः केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का, किन्हीं दो अंतः कोणों का समद्विभाजक खींच दीजिए, किन्हीं दो अंतः कोणों का समद्विभाजक खींच दीजिए, जहाँ काटेंगे वही हमारा इन सेंटर होता है और वहाँ से आप इसे खींच सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं परिवृत्त में क्या करना होता है हमारे पास, किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींच दो, है ना, किन्हीं दो का, ये लो हमने खींच दिया, जहाँ ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को वो हमारा ये केंद्र होता है और वहाँ से परिवृत्त खींच दिया जाता है ना। और
लंबों के यानी कि जहाँ पे तीनों किसी त्रिभुज के तीनों लंब काटते हैं, है ना, ये और ये और ये तीनों लंब जहाँ पे काटते हैं ना, लंब काटते हैं, उसे हम लंब केंद्र, है ना, इसे क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, है ना, क्या बोलते हैं, लंब केंद्र यानी कि आर्थो सेंटर बोलते हैं। और जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं काटती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं केंद्रक। तो कोणों के अर्धक किए जाते हैं किसमें, अंतःवृत्त में, है ना, ये वाला कंडीशन, ठीक है, कोणों के अर्धक किए जाते हैं। 74 देखिएगा, 74 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में समबाहु त्रिभुज है, देखिएगा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये इसकी माध्यिका परपेंडिकुलर है और माध्यिका भी होती है ना। त्रिभुज क्या कह रहा है, ए से आधार ए से यहाँ पे एडी लंब डाला गया, तो यानी कि ये बी है और ये सी है। तो देखो यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका होती है, यानी कि लंब होता है, वो माध्यिका और लंब दोनों होती है। तो याद रखिएगा 90 अंश का कोण भी बनाएगा, है ना, इसकी जिम्मेदारी है, और इन दोनों को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए डी बी, है ना, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, है ना, बी डी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, है ना। बी डी को हम लिख सकते हैं बी डी इंटू बी डी, है ना भाई, क्या लिख सकते हैं, बी डी इंटू बी डी। अब एक बी डी को आप चेंज कर दीजिए, है ना, बी डी को आप एक बी डी को चेंज कर दीजिए भाई, बी डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, एक बी डी को चेंज कर दीजिए, बी डी इंटू सी डी। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, 75 देखेंगे, कह रहा है किसी सम षटभुज के अंतर्गत बने वृत्त की त्रिज्या, एक सम षटभुज दिया गया है, ये दिया गया मान लीजिए, है ना, हमें एक सर्कल बनाना है, पहले तो सर्कल बना दो। कह रहा है किसी सम षटभुज के अंतर्गत बने वृत्त की त्रिज्या, ना, इसके अंदर क्या कर रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ना। चलो मान लेते हैं कि ऐसे बना कहीं पे, है ना, ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा, 3 भुजाएं, 1 मिनट, है ना। कह रहा है किसी सम षटभुज के अंतर्गत बने वृत्त की त्रिज्या, है ना, कि त्रिज्या r है, तो इसका परिमाप क्या होगा, मानते हैं 1 मिनट, ये हो जाएगा, ये सम षटभुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना, ये बना दिया गया मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हमसे कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी, मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर होगा, है ना, सेंटर होगा, इसे मिला लेते हैं, ये मिला लिया और ये मिला लिया, ठीक है। इस दौरान देखो इसका सम षटभुज का जो अंतर का कोण होता है, ये वाला 120 निकल के आता है, कितना आता है, 120, और ये वाला जो डायगोनल होगा इसे अर्धक करेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो दोनों त्रिभुज की इसी की क्या है, भुजाएं, सॉरी त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर होंगी, ये भी 60 हो जाएगा, है ना। रेडियस कितनी है इसकी, r है, सर्कल की रेडियस कितनी है, r, है ना, कितनी दी गई है, r दी गई है। चलिएगा, जब r दी गई तो ये भी r हो जाएगी भाई, दोनों बराबर हैं चूंकि। अब ये 60 है तो ये बचा कितना, 60, है ना। अब ये 60 हो गया तो मतलब कि ये क्या है, ये एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी। अब एक मिल गई तो सभी बराबर होंगी, ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है, तो कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज का लेक्चर यहीं तक, कल हम लोग बात करेंगे आगे 76 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।